अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे। 8.4 उर्दू मीडियम वालों के लिए पीरियड्स और ग्रुप्स में एलिमेंट्स के पीरियोडिक क्वास में तब्दीली। कि जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसमें पीरियड में और ग्रुप्स में किस तरह से जो खसूसियात हैं वो तब्दील हो रही होती है। मुख्तलिफ खसूसियात हम देखेंगे और वो देखेंगे किस तरह से वो चेंज होती हैं, कब वो हमारे पास बढ़ रही होती हैं, कब हमारे पास बदल रही होंगी, मतलब कम हो रही होंगी। हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्या था, ये हमने कहा था कि अभी तक जितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं अभी तक उन सबको ना एक ही जगह इकट्ठा करके रख दिया गया। इसमें ये जो हमारे पास ये वाली उफ़क़ी लाइंस होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उर्दू में इसको उफ़क़ी लाइंस बोलते हैं, इनको बच्चे पीरियड बोलते हैं। और ये जो हमारे पास अमुदी लाइंस होती हैं ना बच्चे, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास पीरियड के लॉन्ग मतलब उफ़क़ी लाइन के लॉन्ग हम बात करेंगे तो किस तरह से मुख्तलिफ खसूसियात बदल रही होती हैं, और जब हम लोग बात करेंगे ग्रुप में तो किस तरह से मुख्तलिफ खसूसियात जो हैं वो चेंज होंगी। तो हमने बेसिकली इस पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स को पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में कहते हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स में ख्वास में पीरियोडिसिटी इस वजह से आती है कि एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में वक्फों के बाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो एक जैसी हो जाती है, यकसा हो जाती है। कहते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कहते हैं हमारे पास इसमें खसूसियात यूजुअली रिपीट क्यों हो रही होती हैं, क्यों कह लें उसमें पीरियोडिसिटी आ रही होती है। कहते हैं हमारे पास कुछ वक्फे के बाद ना एलिमेंट्स का जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सारा कुछ फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे गुजरने के बाद सोडियम ऐसा आता है कि जिसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर कुछ एलिमेंट्स के वक्फे के बाद, कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद फिर पोटाशियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहते हैं कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद हमारे पास जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जितनी होती है। तो हमारे पास ये जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जितनी होती है, इसकी वजह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो खसूसियात होती है उसमें पीरियोडिसिटी आ रही होती है, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही होती हैं। ख्वास में पीरियोडिसिटी का मतलब है एक जैसी खसूसियात का होना। कहते हैं हम देखते हैं कि एलिमेंट्स की किन खसूसियात में पीरियोडिसिटी होती है, किस तरह से उनकी जो ख़वास हैं, खसूसियातें हैं वो चेंज हो रही होती हैं, ये रिपीट हो रही होती हैं, अपने आप को दोहरा रही होती हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले तो हम ये देखेंगे है क्या, फिर देखेंगे ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज हो रही है। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। कहते हैं एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के मनफी चार्ज का जो बादल होता है इसकी हदूद वाज़िया नहीं होती। इसका मतलब क्या है बच्चे, हमारे तक हम अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ते आए ना, हम ये पढ़ते आए हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर ना शेल्स होते हैं। लेकिन ये जो एटम का स्ट्रक्चर ना, ये देखने में इस तरह का नहीं होता। ये देखने में पता किस तरह से, ये देखने में कुछ इस तरह से होता है। ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये बाहर ना इलेक्ट्रॉन का ना एक क्लाउड सा होता है, बादल से बने होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे कोई भी हद वाज़िया नहीं हमें नज़र आ रही। मुझे नहीं पता कि यहाँ तक आपने यहाँ तक इसकी हदूद लेनी है या यहाँ तक लेनी है या यहाँ तक लेनी है। तो कहते हैं ऐसे सिचुएशन में आप एटम का रेडियस नहीं निकाल सकते, आप उसके साइज़ के बारे में नहीं बता सकते। तो कहते हैं इसका फिर सोल्यूशन क्या है। कहते हैं इस केस में हम उन एटम्स को लेते हैं जो आपस में एक जैसे एटम्स जो आपस में बॉन्ड बना होते हैं, जिनके दरमियान कोई ना कोई बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, दो ऐसे एटम्स लेंगे, सेम एक जैसे एटम्स लेंगे जो आपस में इनके दरमियान कोई ना कोई बॉन्ड बना होगा। यूजुअली हम लोग कोवलेंट बॉन्ड लेते हैं। तो इन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना होगा। आप क्या करते हैं कि उन दो एटम्स के जो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, के उन दोनों के एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बना होता है उनके जो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस होता है उसको नोट कर देते हैं। उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा ना, उसको हम कहते हैं वो उस एटम का क्या होगा, रेडियस होगा। तो आपने एक इंडिविजुअल एटम नहीं लेना, क्योंकि इंडिविजुअल एटम में हमारे पास क्या होता है, आपके पास हद जो है या हदूद है वो वाज़िया नहीं होती। तो हम क्या करें, हम दो एटम्स लेंगे एक जैसे जिनके दरमियान बॉन्ड बना होगा, वहाँ पे हम दो एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस लेंगे। उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो हमारे पास क्या देगा, एटॉमिक रेडियस देगा। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर ना इलेक्ट्रॉन का बादल होता है, मनफी चार्जेस का बादल होता है, इसलिए एटम का सही साइज मालूम नहीं किया जा सकता। तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है कि जब आप क्या करें, आप वो एटम्स लें जिनका एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने हुए हों।
आप क्या करेंगे, और जो एटम्स एक दूसरे के दरमियान, जो एक जैसे एटम्स जिन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया होगा, आप क्या करें, उसमें दो न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस लें, दरमियान का फासला लें, और इस फासले का जो आधा होगा वो आपको क्या देगा, एटॉमिक रेडियस देगा, वो उस एटम का आपको एटॉमिक रेडियस दे देगा। कहते हैं जो यूजुअली एटॉमिक रेडियस है ना, वो किस में लिया जाता है, वो बच्चे आप पिकोमीटर में लेते हैं। पिको की वैल्यू बच्चे पता है क्या होती है, 10⁻⁻12 होती है। मतलब दो न्यूक्लियस के दरमियान का, दो न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस होता है, इतना छोटा होता है। जैसे मैंने आपको ये फिगर दिखाई है कि आपने क्या लेना है, दो एक जैसे एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, उन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान का ये फासला लेना है। इस फासले का जो हाफ होगा ना, इसका जो हमारे पास निस्फ होगा, वो आपको क्या देगा, उसका एटॉमिक रेडियस दे देगा। कहते हैं ये जो फासला होता है ना दो न्यूक्लियाई के दरमियान का, ये बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, ये 10⁻⁻12 में होता है, मतलब पिकोमीटर में होता है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना कार्बन एटम का रेडियस मालूम करना है, तो उसके लिए आप क्या लें, आप दो कार्बन एटम्स लें, उन दो कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना होगा, वो कार्बन एटम्स लें। अब आप क्या करें, उन दो कार्बन एटम्स के जो न्यूक्लियाई है ना, उनके दरमियान का फासला लें। जो हमारे पास फासला जो होता है ना दो कार्बन के न्यूक्लियाई के दरमियान का, वो 154 पिकोमीटर होता है। अब अगर आपने एक कार्बन का मालूम करना है एटॉमिक रेडियस, तो आप क्या करेंगे, इस फासले का आधा ले लेंगे, तो वो क्या होगा, 77 पिकोमीटर। तो यहाँ पे वो इसी एग्जाम्पल को कोट कर रहा है कि जो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक रेडियस होता है या एटम का रेडियस होता है, वो हमारे पास कितना होता है, 77 पिकोमीटर होता है। कहते हैं इसे कार्बन एटम का कोवलेंट रेडियस भी बोलते हैं। क्यों हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास दो कार्बन एटम्स होते हैं ना, इनके दरमियान यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड लिया हुआ है। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने ना बॉन्ड्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, डिफरेंट किस्में पड़ी थी, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे दो कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, मतलब दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दरमियान में शेयर किया होता है, ठीक है। आगे कहते हैं हमें ये तो पता चल गया एटॉमिक रेडियस होता क्या है, किस तरह से मालूम करते हैं। अब आगे कहते हैं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस किस तरह से तब्दील होगा, कब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। तो इसको अगर आपका मैं एक ट्रेंड दिखाऊं, ये देखिए हमारे पास ना ये एक पीरियोडिक टेबल दिखाया हुआ है। इसमें ना आपने पीरियोडिक टेबल में सिर्फ आपने ना पीरियोडिक टेबल में बच्चे ये जो दरमियान वाली एलिमेंट्स है ना, ये जो 3 से लेके 12 तक है, इसको इग्नोर करना है। आपने सिर्फ नॉर्मल मेटल्स लेनी है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और 13वें से लेके 18वें तक। यूजुअली 17वां लेते हैं, क्योंकि 18वां जो होता है बच्चे, ये मेरे पास नोबल गैसेज होती हैं, ये कोई रिएक्शन नहीं करती। तो आप कौन से एलिमेंट्स लेंगे, पहला, दूसरा और 13वें से लेके 18वें तक। कहते हैं इसका अगर मैं आपको पीरियोडिक ट्रेंड दिखाऊं, तो ये देखें, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना, तो हमारे पास साइज बढ़ता जाता है। और इसी तरह से जब आप बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो हमारे पास साइज क्या होता जाता है एटम्स का, वो कम होता जाता है। मतलब एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, एटम का साइज कम होता जाएगा जब आप बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस इस तरह से चेंज हो रहा होता है। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, तो एटम का साइज अमूमन क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता जाता है बच्चे, ये देखिए अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जब हम लोग बात करते हैं ना, जब हम लोग पीरियड में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ये देखिए, ये बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास एक चीज़ याद रखिएगा, एटम न्यूट्रल होता है। उसका मतलब क्या है, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मुस्बत चार्जेस होते हैं, उसके बाहर उतने ही मनफी चार्जेस होते हैं। मतलब अगर इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक और हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 3 प्रोटॉन्स होंगे। तो कहते हैं हमारे पास जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन जैसे हम आगे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, मुस्बत चार्जेस हैं, वो भी बढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कशिश के साथ खींचेंगे, क्योंकि बच्चे मुस्बत चार्ज ज्यादा हो रहा है ना सेंटर में, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कशिश के साथ खींचने की वजह से ये हमारे पास साइज ऊपर से जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, हमारे पास कशिश ज्यादा होती जा रही है। न्यूक्लियस में सेंटर में ज़्यादा मुस्बत चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कशिश के साथ खींचने की वजह से साइज आपके पास क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि इसकी वजह क्या है, क्यों साइज कम होता जा रहा है। क्योंकि जब हम लिथियम से नियॉन की तरफ, मतलब बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, तो एटम्स के बाई वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस में मुस्बत चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो भी बढ़ते जाते हैं। तो हमारे पास कशिश ज़्यादा होगी, ज़्यादा
कुव्वत के साथ जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसलिए हमारे पास जब हम लोग बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो हमारे पास साइज उसका कम होता जाता है, और कम कितना होता जा रहा है वो यहाँ पे इसको टेबल में दिखा रहे हैं। हमारे पास ये सेकेंड पीरियड है लिथियम बेरिलियम। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट पे जाते जा रहे हैं, ये देखिए साइज बढ़ा था, 152 पिकोमीटर था, आगे ये 113 हो गया, फिर 88 हो गया, फिर 77, फिर 75, 73। तो हम लोग जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं लेफ्ट से राइट पे, हम लोग सेकेंड पीरियड में जैसे जैसे बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस में मुस्बत चार्जेस भी बढ़ते जा रहे हैं। मुस्बत चार्जेस बढ़ने की वजह से हमारे पास बाई वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो ज़्यादा कोशिश के साथ, कुव्वत के साथ अपनी तरफ खींच रहा है न्यूक्लियस, इसलिए साइज कम होता जा रहा है। आगे हमारे पास कहते हैं, अगर हम लोग बात करें कि ग्रुप में किस तरह से अटोमिक पीरियड, अटोमिक रेडियस चेंज होता है, कहते हैं अब ग्रुप में पता है क्या होता है, ग्रुप हमारे पास होता है जब आप ऊपर से नीचे आते हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, जो एटम का साइज है वो बढ़ रहा होता है। अब एटम का साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर नहीं होता जा रहा है, ये देखें दूर होता जा रहा है। तो इसकी न्यूक्लियस की जो फोर्स है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम कहते हैं कम होने की वजह से हमारे पास वैसे बेसिकली फोर्स कम होने की वजह से भी साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक तो ये हम ऊपर से जैसे नीचे आते जा रहे हैं शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ने की वजह से ये देखें यहाँ पे 2 शेल्स है, यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ पे 4 हो गए। एक तो शेल्स बढ़ रहे हैं और दूसरा जो बाई वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, इसलिए भी साइज हमारे पास क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वह यहाँ पे यही रीजन बता रहा है, कहते हैं जब हम लोग ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो एलिमेंट्स में शेल्स की तादाद बतदरीज बढ़ रही होती है, और शेल में इजाफे की वजह से जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस की कशिश है, कुव्वत है, वो भी कम होती जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं एटम का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ना बताया हुआ है, सेकेंड ग्रुप दिखाया हुआ है, जो मैं यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखा रही हूँ, लिथियम सोडियम पोटाशियम। तो ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, शेल भी बढ़ता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे 2 शेल थे, यहाँ पे 3 हो गए, 4 हो गए, और दूसरा जो न्यूक्लियस का फासला है सॉरी बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन से, वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये देखिए लिथियम का 152 था, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं साइज हमारे पास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये बच्चे हमारे पास एज अ होल कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस के ऊपर तफसीली नोट लिखें। इसके अलावा इसमें ना छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये है कि आप एक एटम का जो रेडियस है वो किस तरह, वो क्यों मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, हमारे पास बादल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उनकी कोई ख़ास हद नहीं होती, तो इसलिए उसका मालूम नहीं किया जा सकता। और लेकिन अगर आपने किसी एटम का रेडियस या उसका साइज मालूम करना है तो उसको कैसे मालूम करेंगे, वो बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे, जब एक एटम अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ आप ले लेंगे तो वो आपको उसका एटॉमिक रेडियस दे देगा, उसका निस्फ ले लेंगे। जैसे मैंने आपको 2 कार्बन दिए थे, दिखाई थी एक एग्जांपल, 2 कार्बन के दरमियान आप 2 न्यूक्लियाई के दरमियान का फासला ले लेंगे, इस फासले का निस्फ आपको क्या देगा, एटॉमिक रेडियस दे देगा। तो इसकी डेफिनेशन ये आपके पास, ये मैंने बोल्ड की हुई है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आपके पास बच्चे ये आपसे क्यों पूछा जा सकता है कि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान का फासला कितना होता है, 154 पिकोमीटर, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस कितना होता है, तो बच्चे इस फासले का जो निस्फ होगा वो आपका एटॉमिक रेडियस होगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड में जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज में क्या तब्दीली आती है, तो जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और क्यों कम होता है, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से जो मुस्बत चार्जेस होते हैं न्यूक्लियाई में वो भी बढ़ते हैं, इसलिए न्यूक्लियस ज़्यादा कुव्वत के साथ उनको खींच रहा होता है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास ग्रुप में, अगर हम ग्रुप्स में बात करें तो हमारे पास जो है ऊपर से नीचे आए तो किस तरह से तब्दीली आती है एटॉमिक साइज में, तो उस और क्यों तब्दीली आती है, क्योंकि हमारे पास जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं शेल की तादाद में इजाफा हो रहा होता है। तो ये ओवरऑल तो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं। आगे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसे। किसी भी आइटम के बाई वाले शेल से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको एनर्जी उसमें देनी पड़ती है, हम वो कहते हैं, जो एनर्जी दरकार होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक फिगर दिखाऊं तो ये क्या एटम है, इसके बाहर वाले शेल में फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है
तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी नीडेड होती है, मतलब एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो वो जो एनर्जी हम इसको दे रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, हम कहते हैं वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। कहते हैं जब बैरोनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी एग्जाम्पल जो है वो सोडियम की ली जाती है, क्योंकि उसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए एनर्जी आप कितनी देते हैं, 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए ये सोडियम एटम है, इसके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कितनी देनी पड़ती है वो यहाँ पे बता रहा है, 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, कहते हैं अगर किसी एटम के बाहर वाले शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनको एनर्जी आप क्या करेंगे, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप उनको एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। इसमें एग्जांपल जो है ना, सबसे पहले वो ली जाती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको डायग्राम के जरिए इसको दिखाऊँ तो हमारे पास ये देखें, ये मैग्नीशियम है, इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब न्यूक्लियस जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब आप अगर इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। अब ये देखिए मुझे पहले न्यूक्लियस जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिया, अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। हम कहते हैं अब ज़्यादा फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, पहले क्योंकि वो 2 के ऊपर लगा रहा था, अब सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है। तो अब अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है तो उसको निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि अब फोर्स ज़्यादा है। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1451 देनी पड़ेगी, मतलब 1451 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही थी, वो ठीक थी, नॉर्मल थी, मतलब कुछ फोर्स लग रही थी। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है, तो आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, तो आपको अब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये देखें, पहले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी थी, 738, लेकिन अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी, तकरीबन डबल देनी पड़ती है उसकी। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे पहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अब क्या है कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो हमारे पास ज़्यादा कुव्वत के साथ खींच रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना था तो कितनी एनर्जी दी गई थी, 737, मतलब 738 के 738 या 37 कह लें किलो जॉल पर मोल। लेकिन अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना था, बच्चे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 प्लस चार्ज आया, दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब 2 प्लस चार्ज हो गए, एक पहले था एक और आ गया। तो अब आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 1450, मतलब 1450 या 1451 कह लें किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आयनाइजेशन, ये एमसीक्यू बन सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कितनी होती है। उसके अलावा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि अगर किसी शेल में सिर्फ बाहर वाले एटम के किसी बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको निकालना है तो उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। उसमें आप मिसाल जो है वो सोडियम की दे सकते हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि आपने एक किसी शेल के बाहर वाले शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको निकालने के लिए फिर आप उनको 1 बाय 1 एक एक करके निकाल लेंगे, और उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि मैग्नीशियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देते हैं, लेकिन दूसरा निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहा था, बाद में न्यूक्लियाई सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कोशिश ज़्यादा हो गई है, फोर्स ज़्यादा कुव्वत के साथ वो खींच रहा है, इसलिए उसको निकालना क्या है, मुश्किल है, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं अगर हम देखें कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी चेंज हो रही होती है, तो कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है, इसका जो ताल्लुक है ना एटम के साइज से बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग एटम का साइज जितना कम होगा उतना ही न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर ज़्यादा कशिश लगा रहा होगा, ज़्यादा शिद्दत से खींच रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी उस केस में ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा।
इसलिए हम कहते हैं जब हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो हमारे पास बच्चे साइज कम हो रहा है। साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा कोशिश के साथ खींच रहा है, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की कशिश ज़्यादा होगी, कुव्वत ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियस से ज़्यादा ताकत लगाता जा रहा है, ज़्यादा कोशिश के साथ उसको खींच रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं जब आप ऊपर से बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना हमारे लिए क्या हो जाता है, निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप में बात करें तो कहते हैं ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रुप में जैसे ऊपर से आप नीचे आते जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, तो उसको निकालना आसान होता है, आप थोड़ी सी एनर्जी भी देके उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात करें कि ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, कम एनर्जी देके भी आप उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये ना ट्रेंड एक दिखाया हुआ है दूसरे पीरियड में कि आप बाएं से जब दाएं तरफ जाएंगे तो ये देखिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। लिथियम से नियॉन पे गए तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चे साइज छोटा होता जा रहा है। ये मैंने जैसे आपको दिखाया भी है, ये आपके पास क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा। इसलिए हमारे पास न्यूक्लियस की कुव्वत जो है, कशिश जो है, वो हमारे पास बाई वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये देखें, ये उसी एनर्जी को शो कर रहा है। इसी तरह से कहते हैं अगर ग्रुप में हम देखें ऊपर से नीचे जाएं तो साइज हमारे पास बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन आराम से निकलता जाएगा, तो एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको ये ग्रुप दिखाया था, ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से बाई वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होता जा रहा है। तो इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन, ये ओवरऑल तो बच्चे पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें डेफिनेशन, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। वैसे मैंने आपको मैग्नीशियम तक बता दिया। आगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि पीरियड में जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, और ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों हमारे पास कम होती जाती है। तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, पहले वो देखते हैं। कहते हैं एनर्जी की वो मिकदार जो किसी भी आजाद गैसियस एटम के बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन हासिल, मतलब इलेक्ट्रॉन को शामिल करने से खारिज होती है। मुझे एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल हमने एक बात की थी कि अगर आपने एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं अगर आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को शामिल करना हो ना, तो जब आप बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को शामिल करते हैं किसी एटम में तो वहां से हमेशा एनर्जी खारिज होती है। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन को इसमें शामिल करना है, तो आप जब इलेक्ट्रॉन को इसमें शामिल करेंगे तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी, खारिज होगी। तो हम कहते हैं कितनी एनर्जी खारिज होगी, वो 349। माइनस का मतलब है खारिज हो रही है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसका मतलब है जज़ब हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो कहता है हमारे पास है क्या, कहते हैं एनर्जी की वो मिकदार है जो हमारे पास, आप किसी भी एटम के बाहर वाले शेल में जब इलेक्ट्रॉन को शामिल करेंगे, उसको दाखिल करवाएंगे, तो वहां से जो एनर्जी खारिज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये दिखाई है क्लोरीन में आपने एक इलेक्ट्रॉन शामिल किया तो उसमें इतनी एनर्जी खारिज हुई। यहाँ पे अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन आप शामिल करते, उसमें कह लें एंटर करवाते, तो वहाँ पे जो एनर्जी खारिज होती तो वो कितनी होती, वो -328, 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो वो आपके पास वहाँ पे रिलीज होनी थी, खारिज होनी थी। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते किसको है। और कोई मिसाल दें तो मिसाल में आप फ्लोरीन की दे सकते हैं। जब फ्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाते हैं, मतलब शामिल करते हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी निकल रही होती है वो कितनी निकल रही होती है, 328। बच्चे ये अलग से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। अब कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियोडिक टेबल में किस तरह से बदल रही होती है, क्या तब्दीली आ रही होती है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी ना हमारे पास ये भी किस चीज़ के ऊपर सार कर रही होती है, एटम के साइज पे कर रही होती है। अब ये देखिए बच्चे, हमारे पास अगर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में हमने ये बात पढ़ी है कि जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो मुस्बत चार्ज है वो बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी। अब बाहर से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में शामिल करूंगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कशिश के साथ खींचेगा, तो ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी।
तो निस्बतन इसके कि यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन एंटर करवाऊंगी तो न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होगी, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी भी खारिज नहीं होगी। तो वो कहते हैं बाएं से आप दाएं तरफ जाओगे तो न्यूक्लियस ज़्यादा कशिश के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस का जो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही होती है। तो यहाँ पे यही बात करें कि इसका इंहिसार भी एटम के साइज पे होता है। एटम का साइज जितना कम होगा वो उसका न्यूक्लियस आने वाले बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ज़्यादा कशिश के साथ खींचेगा, ज़्यादा कुव्वत के साथ खींचेगा। तो हम कहते हैं ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, खारिज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर कहते हैं अगर हम लोग ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में बच्चे हमने ये बात की है कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो भी आप शामिल करोगे या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की जो कुव्वत है वो कम होती जाती है। तो अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन हम इसमें शामिल करेंगे ना बाहर वाले शेल में, तो न्यूक्लियस उसको ज़्यादा कशिश के साथ नहीं खींचेगा। तो हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, मतलब कम एनर्जी खारिज होगी, क्योंकि ज़्यादा कशिश वो लगाएगा ही नहीं आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बढ़ने की वजह से वो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ज़्यादा कशिश के साथ नहीं खींचता, उसको बहुत कम कशिश के साथ खींचता है, बहुत कम शिद्दत के साथ खींचता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी खारिज नहीं होती। तो बच्चे इसमें भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन है, इसकी तारीफ है और साथ में एक मिसाल आप दे देंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि पीरियोडिक टेबल में अलॉन्ग द पीरियड या पीरियड में जब आप बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस तरह से तब्दील होती है और क्यों होती है। तो उसमें आप बताएंगे कि साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा शिद्दत के साथ खींचता है। इसके अलावा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो किस तरह से तब्दील होती है, क्यों तब्दील होती है। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चे? कहते हैं हमारे पास किसी भी एटम की खसूसियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को कितनी कुव्वत के साथ अपनी तरफ खींचता है, कितनी ताकत के साथ अपनी तरफ खींचता है। तो कहते हैं ये यूजुअली कब हम पढ़ते हैं? जब एक एटम दूसरे एटम के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, तो कोई एटम जब उस बॉन्ड को ज़्यादा कुव्वत के साथ खींचेगा तो हम कहते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी एक डायग्राम शो करूँ, ये हमारे पास क्लोरीन के पास ना बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो हम कहते हैं इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। आपने ना बॉन्ड्स की टाइप पढ़ी हुई है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। लेकिन क्लोरीन क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की वजह से वो ऐसा लग रहा होता है जैसे इलेक्ट्रॉन इसी का हिस्सा हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा होता है, लेता नहीं है लेकिन ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, तो हम कहते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये पार्शियल नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहा होता है। तो ये फुली नेगेटिव नहीं है, पूरा ये नेगेटिव नहीं है, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा अपनी तरफ नहीं ले लेता, लेकिन थोड़ा सा उसको ज़्यादा खींच रहा होता है। तो हम कहते हैं इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। लेकिन ये हाइड्रोजन देखें इससे दूर हो गया ना, ये वाला जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन का इन्होंने जोड़ा शेयर किया था, तो हम ऐसा लग रहा होता है ये हाइड्रोजन के पास नहीं है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, लेकिन ये पार्शियल प्लस है, मतलब इससे पूरा नहीं ले लिया गया बल्कि इससे थोड़ा दूर हो गया, तो इसका ऐसा लग रहा है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ पे यही बात करें कि अगर दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो जो एटम उस जोड़े को, उस इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हमारे पास कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको ये ऐसे वाले तकरीबन होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने ना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है वो ज़्यादा कशिश कुव्वत के साथ इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इससे ये दूर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है। कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन एटम्स की ज़्यादा होती है, वो क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमारे पास उनके न्यूक्लियस में ज़्यादा मुस्बत चार्ज, तो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा कुव्वत के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से हमारे पास आती है वो देखते हैं। अब ये देखिए मुझे हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग यही डायग्राम को देखें कि जब हम बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो बच्चे न्यूक्लियस में हमारे पास साइज छोटा होता जा रहा है ना, तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं और वो क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा कुव्वत भी लगाते जाएंगे। अब ज़्यादा कुव्वत भी लग रही है, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर साइज भी छोटा होता जा रहा है, मतलब फासला भी कम होता जा रहा है इस वजह से भी, और न्यूक्लियस में मुस्बत चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, इस वजह से भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है, ज़्यादा कुव्वत लग रही है। तो ये क्या करेंगे? अगर ये किसी के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेंगे।
ठीक है, तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो दाएं तरफ होते हैं बच्चे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक तो साइज छोटा होता जाता है, दूसरा ये होता है कि न्यूक्लियस में ज़्यादा मुस्बत चार्ज होने की वजह से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कशिश के साथ अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है। लेकिन अगर हम ग्रुप में बात करें, ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो एक तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उससे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, तो उसकी कशिश जो है, कुव्वत जो है वो कम होती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ये बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा कुव्वत के साथ नहीं खींचता, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका ऑपोजिट क्या है, मतलब इसका उल्टा क्या है कि ये हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये कितनी ज़्यादा इसकी कशिश नहीं होगी, कुव्वत इसकी कम होगी। तो कहते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। अब ये क्यों कम होती है? क्योंकि इसलिए कहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम बात करें पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास कौन से होते हैं, जो राइट साइड पे कोने वाले होते हैं ना, ये वाले राइट साइड पे, ये हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होंगे, जो बाएं तरफ होते हैं। अगर आपको इसका प्रॉपर मैं ट्रेंड दिखाऊं, ये देखिए पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है। तो जो राइट दाएं साइड वाले होंगे ना, इनके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे क्योंकि साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचते हैं। लेकिन अगर बाएं साइड पे देखें तो ये इनका साइज बड़ा होने की वजह से ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो साइज मजीद बढ़ रहा है। तो ये बाएं साइड वाले जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कशिश के साथ नहीं खींच रहे होंगे, फोर्स बहुत कम लग रही होगी बाई वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो कहते हैं सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, सीजियम। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे बाहरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर सबसे कम फोर्स ये लगा रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचता। तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसको ऐसा लग रहा होता है इलेक्ट्रॉन इससे बहुत दूर है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, जो पीरियोडिक टेबल में बाएं तरफ कोने में मौजूद है। तो वो मैंने कोने में आपको दिखा दिया कौन सा मौजूद होता है हमारे पास, वो सीजियम होता है क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो बाहरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको ये बहुत कम फोर्स कुव्वत के साथ खींच रहा होता है, मतलब नहीं खींच रहा होता, तो हम कहते हैं वो उसको आराम से इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना रहा होता है। अब ये जो बात हमने की है, ये इसको उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से, मतलब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता रहा है कितनी है। जैसे ये पीरियड है, हम सेकंड पीरियड में लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता जा रहा है, लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं, मतलब बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं। तो बच्चे साइज छोटा होने की वजह से एक तो न्यूक्लियस बाई वाले इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा कुव्वत के साथ खींच रहा है, दूसरा न्यूक्लियस में हमारे पास ज़्यादा मुस्बत चार्ज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं बच्चे, न्यूक्लियस में ना ज़्यादा मुस्बत चार्ज होने की वजह से भी वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कुव्वत के साथ खींच रहा है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा कुव्वत के साथ खींच रहा है। तो ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम लोग इसको ग्रुप में देखें तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ने की वजह से साइज बढ़ता जा रहा है हमारे पास, ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो न्यूक्लियस से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जा रहा है, तो कम कुव्वत के साथ वो खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये देखें ये कम हो रहा है। तो ये आपका एक कह लें कि टॉपिक में नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये जो मैंने हाईलाइट किया बच्चे, पूरा तो आप एक टॉपिक करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। जैसे ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है, ये पूरा आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे एटॉमिक रेडियस, लेकिन इसमें छोटे छोटे बन रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि आप एटम से एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं ले सकते। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आपने एक एटम का एटॉमिक रेडियस निकालना है तो कैसे लेंगे। फिर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस किस तरह से तब्दील होता है, क्यों तब्दील वैसे हो रहा होता है, ग्रुप में किस तरह से तब्दील हो रहा होता है। फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसके मिसाल दें। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसको लिखें। अगर किसी एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से तब्दील होगी। उसमें मैग्नीशियम को लिखिएगा कि पहले आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। पीरियड में किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी तब्दील होती है और क्यों हो रही होती है, मतलब उसको साइज के साथ रिलेट करवाया। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में किस तरह से चेंज होता है, ग्रुप में किस तरह से चेंज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो किस तरह से तब्दीली आती है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो किस तरह से तब्दीली आती है। और ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या सबसे कम, इसका उल्टा बोला जाता है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, हमारे पास सीजियम होता है जो राइट साइड में कोने में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये राइट साइड वाला। अब इसमें पूरे टॉपिक में बच्चे नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन
ये देखिए तफसीली सवालात हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कहता है कि आप क्या करें, पीरियड्स में दर्जा खसूसियात कैसे तब्दील होती हैं और वजह भी बताएं। एटॉमिक रेडियस के बारे में बताना है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताना है। तो बच्चे ये डिटेल पूरा आपने पूरा टॉपिक लिखना है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में किस तरह से खसूसियात बदल रही होती हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो मतलब ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, ये 2 आपके पास मेंशन है। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। आपके पास तमीरी फिक्र का सवाल है, कहते हैं आप किसी एटम का रेडियस कैसे मालूम करते हैं। वो हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे तो आप उन 2 एटम्स के दरमियान का फासला लेंगे और फासले का जो निस्फ होगा वो आपको क्या देगा, उसका एटॉमिक रेडियस दे देगा। तो ये मैंने इसका आंसर आपको मार्क करवाया हुआ है। आगे हमारे पास तमीरी फिक्र का सवाल है, कहते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम के एटॉमिक रेडियस कितने हैं। 88, बोरॉन का 88 है, एल्यूमिनियम का 125 है। तो किस में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से खो सकता है। तो बच्चे जिसका साइज बड़ा होगा ना, उसका साइज बड़ा होने की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा होगा, फोर्स कम लगेगी, मतलब न्यूक्लियस की फोर्स कम लग रही होगी इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो इसका आंसर अगर हम प्रॉपर, तो ये देखिए ये इसी क्वेश्चन है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम क्या है। तो कहते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस की जो कुव्वत है बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम होगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी, मतलब सबसे निकालना आसान होगा, और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो ये पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, बाहरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स सबसे कम इसमें लग रही होगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। और राइट साइड पे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कुव्वत के साथ खींच रहा होगा। तो यहाँ पे इसी का आंसर दे कहते हैं सबसे कम आयोनाइजेशन सीजियम की होती है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें हमारे पास, ये देखें अगर हम बात करें ना उसकी, ये जो लास्ट वाले हमारे पास ग्रुप होता है ना, इनका बाहर वाला शेल पूरा होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन फ्लोरीन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरीन तक देखिए मुझे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने ना ऑक्टेट का एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई सा भी एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर किसी के पास 8 नहीं है तो वो 8 पूरे करने की कोशिश करता है। अब जैसे जैसे हम ये देखें बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, एक तो साइज छोटा होता जा रहा है और दूसरा ये देखें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 के पास होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मजीद लेना है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी ज़्यादा कशिश के साथ अपनी तरफ खींचेगा ताकि इसके 8 पूरे हो जाएं। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कौन सा होता है, वो फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे ये देखें वो कह रहा है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इसका एक तो साइज छोटा होता है, दूसरा इसका ये होता है कि न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी ज़्यादा कशिश के साथ खींचेगा। आगे हमारे पास कहते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की पहले आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी से कम क्यों होती है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है लेकिन दूसरे को निकालना मुश्किल हो जाता है। वो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास मैग्नीशियम के पहले न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, उनके ऊपर फोर्स लगा रहा था, उनको अपनी तरफ खींच रहा था। आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आपने एनर्जी दी, अब 1 ही इलेक्ट्रॉन रह गया, तो न्यूक्लियस ज़्यादा कुव्वत के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको निकालना ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो हम कहते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। ये पता मैंने जब आपको टॉपिक करवाया था तभी मैंने बोला था ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये एक्सरसाइज में पूछा हुआ है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम में पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, खारिज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन जब आप दूसरी एनर्जी देते हैं तो आपके पास जो मुस्बत न्यूक्लियस है या मुस्बत चार्ज है न्यूक्लियस में, वो ज़्यादा कशिश के साथ, ज़्यादा कुव्वत के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, इसलिए उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला वो क्वेश्चन कहते हैं छठे और 7वें ग्रुप में सबसे ज़्यादा ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों मौजूद होते हैं। कहते हैं ये जो छठा और 7वां ग्रुप है ये हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं, क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कुव्वत के साथ खींच रहे होते हैं। बच्चे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ आते जाते हैं तो साइज़ कम होता जाता है, न्यूक्लियस से इनका फासला कम होता जाता है, तो ज़्यादा कुव्वत के साथ न्यूक्लियस खींच रहा होता है। दूसरा, जब हम बाएं से दाएं तरफ आते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ जो न्यूक्लियस में मुस्बत चार्जेस हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, तो मुस्बत ज़्यादा फोर्स के साथ ये मनफी चार्जेस को खींचेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो दाएं तरफ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ग्रुप 16 में इसको छठा भी बोला जाता है, नॉर्मल एलिमेंट्स में इसको छठा 7वां बोला जाता है, वैसे इसको 16वां 17वां बोला जाता है। ये देखें ना, हमने पीरियोडिक टेबल में अगर नॉर्मल एलिमेंट्स देखें तो उसमें ये वाली दरमियान वाली नहीं लेते,
नॉर्मल एलिमेंट्स में ये पहला ग्रुप होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये हमारे पास 13वां 14वां 15वां होगा। तो कहते हैं ये हमारे पास जो छठा 7वां ग्रुप कह लें या 16वां 17वां कह लें नॉर्मल में, वो ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उनके पास 6 7 होते हैं, तो उनको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा कशिश के साथ अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और दूसरा ये होता है कि साइज़ कम होता जाता है और वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कशिश के साथ अपनी तरफ खींचेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तो बच्चे आपके पास मैंने साइज़ की बात कर दी है कि जैसे जैसे आप बाएं से दाएं तरफ आते जाते हैं तो साइज़ कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस है ये आने बाई वाले इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा कशिश के साथ खींचेगा। दूसरा हमने ये भी बात पढ़ी थी कि कोई सा भी एटम कब हमारे पास स्टेबल होता है, जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 8 पूरे नहीं है तो वो उनको पूरा करेगा। अब जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ आते जाते हैं, जैसे ये देखें फ्लोरीन है, 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपने 8 पूरे करने के लिए, तो ज़्यादा कोशिश के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑक्सीजन इसके पास 6 हैं तो इसको मजीद 2 चाहिए, तो ज़्यादा कोशिश के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो कहते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी ये ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं हमारे पास तीसरे पीरियड में किस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा। तीसरे पीरियड, ये देखिए ये तीसरा पीरियड सोडियम से स्टार्ट होकर आगे जा रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो बच्चे हमारे पास जो साइज़ है वो छोटा नहीं होता जा रहा। तो इसी चीज़ को वो आंसर में हमारे पास पूछ रहा है कि आप बताएं किसका साइज़ सबसे बड़ा होगा और किसका साइज़ सबसे कम होगा। तो इसका आंसर कह रहे हैं सोडियम का, तो हमें पता चल गया कि वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा किसका होगा, क्लोरीन और आर्गन का सबसे छोटा होगा। क्योंकि ये देखें ये हमारे पास सबसे लास्ट पे हैं, ये वाले सोडियम सबसे पहले है तीसरे पीरियड में, इसका साइज सबसे बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आते जा रहे हैं तो क्लोरीन है और आर्गन है, इनके साइज सबसे छोटे होंगे। तो वो इसी चीज़ को आंसर में बता रहे हैं। ठीक है, अब अक्सर हम देखें इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा है, कहते हैं क्या आप वाकई तवक्को करते हैं कि कैल्शियम सोडियम की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव है? अगर रिएक्टिव है तो क्यों है? वो ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास ना जो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जैसे ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। अब ये देखिए ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में हमारे पास दूसरे नंबर पे सोडियम है, लेकिन दूसरे ग्रुप में ना तीसरे नंबर पे कैल्शियम है। तो कैल्शियम ज़्यादा नीचे है इसलिए इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है, तो ये ज़्यादा रिएक्शन जल्दी कर देगा। तो हमारे पास इसी चीज़ को वो आंसर में हमें बता रहा है कि जो कैल्शियम है वो ज़्यादा उसका साइज बड़ा है इसलिए वो ज़्यादा रिएक्शन दे देगा। कहते हैं नहीं, लेकिन इसकी एक और रीज़न भी होती है। साइज के हिसाब से तो बच्चे कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन इसकी एक और रीज़न होती है, जो कैल्शियम होता है ना, जो सोडियम होता है, इसके बाय वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको निकालना ज़्यादा आसान होता है, फटाफट रिएक्शन करके अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। लेकिन कैल्शियम के बाय वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका निकालना मुश्किल होता है। साइज़ के लिहाज से तो चले एक बात ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में बच्चे कैल्शियम में हमारे पास जो सोडियम है ना, वो हमारे पास पहले ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। कैल्शियम दूसरे ग्रुप का है तो इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होता है, तो फटाफट ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये रिएक्शन कर जाता है। तो इसका आंसर यही हमें बता रहा है कि ये स्टेटमेंट ही खराब है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है? ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खारिज कर देता है। लेकिन कैल्शियम के बाहर वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे वो हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो पीरियड का साइज क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि बच्चे हम जैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, तो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं शेल बढ़ता जाता है। यहाँ पे 2 शेल्स है, यहाँ पे 3 शेल्स हो गए, यहाँ पे 4 शेल्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, इसलिए साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेल्स में इजाफा होता जाता है, इसलिए साइज बढ़ता जाता है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस ये देखें एक्सरसाइज में ही हमारे पास बन गए हैं। इसके अलावा टॉपिक में भी मैंने आपको बता दिया जो हमारे पास किस तरह से ये एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।